नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 36वीं कड़ी में हम आपसे चर्चा के लिए उपस्थित हैं। साथियों, आज से ये जो गांव सरकार की जो हम चर्चा लगातार करते आ रहे हैं, आपने देखा कि 35 कड़ी की चर्चा हम कर चुके हैं। आज 36वीं कड़ी है। एक लंबे समय से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा हम इससे जो जिस रूप पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। और वो ये बदलाव है कि अभी तक आपने देखा कि जो 35 कड़ी तक हम लोगों ने चर्चा किया, इस 35 कड़ी में पहले तो हम लोगों ने 1 से लेके और 10 तक इस बात की चर्चा की कि जो गांव पंचायतें हैं उनका कैसे गठन होगा, गांव पंचायत क्या है। पहले तो यही बताया कि ग्राम पंचायत है क्या, क्या ग्राम सभा है, कैसे उनका गठन होगा, कैसे उनका किस तरह से वोट पड़ता है, कौन उसको वोट देता है, कैसे ग्राम सभा काम करती है, कैसे ग्राम पंचायत काम करती है, कैसे उनकी मीटिंगें बुलाई जाती हैं, उनके प्रधानों के क्या अधिकार हैं, समितियों के क्या अधिकार हैं। इस तरह के तमाम ऐसे विषय कि पूरे ग्राम पंचायत की जो कार्य व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, क्या रजिस्टर होते हैं, इसकी चर्चा की। ताकि पहले आप ये जान जाए कि जो वर्तमान ग्राम पंचायती व्यवस्था है वो है क्या, पहले उसकी जानकारी तो हो जाए ना। अभी तो ये जानकारी ही लोगों को अच्छी तरह से नहीं है कि पूरी जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो है क्या। वो समझते हैं कि ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि एक सरकार का विभाग है और विभाग में सरकार जैसे उसको चलाती है उसको उसी तरह से वो चलता है। इसी व्यवस्था को हम आपको बताने ये कोशिश कर रहे थे कि ग्राम पंचायतें एक तरह से स्वतंत्र इकाई हैं, प्रशासनिक इकाई हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं और गांव सरकार की तरह उनके काम करना चाहिए, जबकि वो सरकारों के अधिकारियों के गुलाम की तरह से, विभाग की तरह से काम करती है। तो 1 से 10 कड़ी तक ये मैंने चर्चा किया और मैं इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई बहुत एकेडमिक डिस्कशन ना हो, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण डिस्कशन वाली बात ना हो, एकेडमिक जिसको हम आपकी भाषा में कहेंगे, बल्कि आप उसको सामान्य रूप से जितनी भी सरल ढंग से हम कोशिश करते हैं कि आपको ठीक ढंग से बता देंगे, सरल से सरल ढंग से उससे आप समझ सकें। उसके बाद 11 से लेके और 21 कड़ियों तक मैंने इस बात की चर्चा की कि जो हमारे देश में महापुरुष हैं ना, गांधी से लेके अम्बेडकर तक और बहुत सारे महापुरुष, उन लोगों के गांव के बारे में जो क्या अवधारणा थी और किस तरह के वो गांव बनाना चाहते थे और किस तरह से उन लोगों ने जिस भी लक्ष्य को उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया प्राप्त करने के लिए, तो किस तरह समाज के लोगों को जागृत करके, तमाम लोगों को प्रोत्साहित करके, प्रेरित करके और किस तरह से एक दबाव समाज का बनाया और उससे उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, ग्राम पंचायतों के बारे में आप जान गए, गांव और की गुलाम बनी हुई हैं, तो कैसे ग्राम पंचायतों को इस गुलामी से मुक्ति करने के लिए आप भी कैसे कैसे आंदोलन चलाएं, कैसे कैसे अभियान चलाएं ताकि गांव में ग्राम पंचायत की जगह पे ग्राम सरकार की स्थापना हो सके, गांव सरकार जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ तक तो हम 22 कड़ी तक आए, लेकिन 22 कड़ी के बाद लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अगर मान ली गांव सरकार बन भी गई तो पहले यानी आखिर गांव सरकार को बार बार आपका सवाल उठता था कि गांव सरकार बन भी गई, जैसा कि आप कह रहे हैं ग्राम पंचायत बता दिया आपने, गांव सरकार बता रहे हैं कि बनना चाहिए, तो ये गांव सरकार बन भी जाएगी तो ये कैसे काम करेगी और इससे लोगों को कुछ लाभ भी मिलेगा कि जो वर्तमान व्यवस्था यही व्यवस्था रहेगी, तो गांव सरकार बनाने की क्या उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि गांव पंचायत की जगह पर गांव सरकार बनना चाहिए। तो वो लगातार 22वें कड़ी से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि गांव सरकार का क्या, कैसे गांव सरकार अगर बनती है तो कैसे वो काम करेगी और गांव सरकार का क्या लाभ गांव के लोगों को मिलेगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो संविधान में ग्राम पंचायतों को जो 29 विभाग दिए गए हैं, उन 29 विभागों को के बारे में हम एक एक विभाग के बारे में
लगातार एक एक दिन आपसे चर्चा करते हैं कि देखिए ये विभाग आपको मिला, जैसे कृषि मिला, आवास मिला। तो अब जैसे कृषि मिला तो गांव सरकार क्या करेगी? गांव पंचायत इस समय है, उसको कृषि का काम दिया गया है। तो अगर ये गांव सरकार बन गई तो कृषि के क्षेत्र में कैसे गांव में काम करेगी और इससे गांव के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है, ताकि आप समझ लें कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो वास्तव में बन तो गई हैं, लेकिन उससे आपको जो आप चाहते हैं जिस तरह के गांव बनना चाहिए उसका लाभ गांव वालों को नहीं मिल रहा है। तो मैं वही बता रही एक एक विषय पर चर्चा किया। अभी तक इसमें हमने 12 विषयों पर चर्चा कर लिया, 29 में से 12 विषयों पर हमने चर्चा कर लिया। बताया कि अगर ये इस तरह से ये ग्राम पंचायतों को ये विभाग पूरी तरह से अगर मिल जाए तो ग्राम पंचायतें ये काम कर सकती हैं और लोगों की तकदीर को बदल सकती हैं। तो ये चर्चा है। चलो अब आज का जो थोड़ा सा बदलाव इस विषय में है, ग्राम सरकार की तो चर्चा ही चलेगी, तो निरंतर चर्चा चलती रहेगी, उसको तो ख़त्म नहीं होना है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। अब आज जो है ये, अब आप सभी जान रहे हैं कि जो नई ग्राम पंचायतें हैं इनकी चुनाव हो गया, इनके और प्रधानों का और सदस्यों का चुनाव हो गया और 2 मई को सबके परिणाम भी आए, नवनिर्वाचित लोगों के परिणाम भी आ गए। अब आज ये सूचना सरकार ने जारी किया है कि अब ग्राम पंचायतों के प्रधानों का और ग्राम पंचायत सदस्यों का वो शपथ कराएंगे और उसके बाद ग्राम पंचायतों का पहले गठन होगा, गठन के बाद उनका शपथ होगा और शपथ के बाद ये ग्राम पंचायतें की बैठक होगी और फिर ये ग्राम पंचायतें कार्य करने लगेंगी। एक तारीख भी दे दिया है कि 24 तारीख को ग्राम पंचायतों का गठन होगा, 25 और 26 को सभी प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ होगा और 27 मई से पहली बैठक होगी। और पहली बैठक से इसलिए होता है कि पहली बैठक से ही माना जाता है कि उस दिन से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल शुरू हो गया। तो ये पहली बैठक होगी 27 मई को और उसी दिन से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब चूंकि ग्राम पंचायतें भी काम कर रही हैं, अब नई ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हालांकि जब हम लोग ग्राम सरकार की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को ही मुख्य उदाहरण के रूप में हम इसलिए रखते हैं कि करीब करीब जो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के अधिनियम के प्राविधान है, जो व्यवस्था है, करीब करीब देश में उसी से मिलते जुलते प्राविधान है, थोड़ा बहुत तब्दीली है। लेकिन अगर पूरी व्यवस्था को आप समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती व्यवस्था को, तो आप पूरे देश की पंचायती व्यवस्था को समझ जाएंगे, कोई खास उसमें अंतर नहीं है। तो अब ये जो ग्राम पंचायतों का ये स्थिति है कि आप देखिए, अब नई ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की 27 तारीख से 27 मई से इसका कार्यकाल 5 साल के लिए शुरू हो जाएगा। अब इसलिए हमने ये सोचा कि अब ये जो अब हम चर्चा करेंगे आज से, उसकी चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि ये ग्राम पंचायत अधिनियम के अंदर जो कार्य कर रही है, ये ग्राम पंचायत का क्या कार्य, ये कैसे कार्य करती है, क्या कार्य गांव में कर रही है। और दूसरे भाग में हम ये चर्चा करेंगे, 2 भागों में करेंगे। पहला भाग की जो वर्तमान ग्राम पंचायत है और दूसरा भाग हम चर्चा कर रखेंगे कि गांव सरकार रहती तो कैसे काम करती इस परिस्थिति में, ताकि आपको समझ में बिल्कुल साफ हो जाए कि ग्राम पंचायत आज है ये ऐसे काम करिए, लेकिन अगर इसके जगह पर इसके जगह पर अगर गांव सरकार रहती तो कैसे काम करती। और इससे आपको दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और इससे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राम पंचायत की जो वर्तमान स्वरूप है इसको बदलना ही बदलना है और इसके जगह पे हमें गांव सरकार की व्यवस्था को लाना है। तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और तब जो अभी तक जो सारी बातें मैंने आपको बताया वो सब एकदम से आपके सामने स्पष्ट होती जाएंगी। तो ये आज से शुरू हो जाएगा कि अब इसमें ये विषय हो जाएगा। अभी तक हम लोग ये कहते थे कि कैसे काम करेगी गांव पंचायत, गांव सरकार और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा लाभ को गांव को, क्या। तो ये अभी तक है कि कैसे काम करेगी गांव सरकार और क्या देगी गांव सरकार, क्या लाभ मिलेगा गांव सरकार से गांव के लोगों को, ये हम चर्चा करेंगे।
अब इस चर्चा में ये बताया कि कैसे वर्तमान पंचायत कि कैसे काम कर रही है वर्तमान, क्या कर रही है ग्राम पंचायत और क्या करेगी गांव सरकार। अब दोनों में देखा आपने। अब इस तरह से आप ये विषय का आप दिमाग में कि जब भी आप ध्यान दीजिए इस पे कि हम वर्तमान कुछ ना कुछ वर्तमान ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि गांव सरकार कैसे काम करती या कैसे काम करेगी। तो इसी विषय को आप इस तरह से आज से इस कड़ी से आप समझ लीजिए कि 36वीं कड़ी से शुरुआत हो गई कि एक तरफ 2 भाग में, एक वर्तमान ग्राम पंचायत और दूसरे भाग में कि हमारे गांव सरकार, दोनों को हम साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे। अब इसी चर्चा में आज पहले लेते हैं कि चूँकि शपथ होने जा रहा है तो पहले भाग में हम लेते हैं कि ये जो गाँव में जो शपथ हो रहा है ग्राम प्रधानों का, इसी को पहले लेते हैं। अब शपथ हो रहा है जो 25 को सोमवार से मंगल में शपथ शुरू हो जाएंगे या मंगल जो भी 25-26 से शुरू हो जाएंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से आप समझिए कि शपथ है क्या। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी जब गांव पंचायत जब 1 से 11 कड़ी में हम जब आपसे बात कर रहे थे तो उसमें मैंने ये चर्चा की थी कि शपथ कैसे लिया जाता है, क्या होता है। लेकिन एक बार पुनः हम आपको स्मरण कराएंगे क्योंकि अब हम तुलनात्मक बात कह रहे हैं तो इसलिए उसको फिर से आपको स्मरण करा दें। देखिए, शपथ के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के धारा 12 में एक शपथ देने की है कि ग्राम पंचायत के प्रधान या उनके सदस्य जब भी ऑफिस अपना कार्यभार लेंगे तो उसके पहले उन्हें शपथ लेना जरूरी है। मतलब कार्यभार जब लेंगे तो उनका शपथ लेना आवश्यक है। और शपथ क्या लेंगे? शपथ वो लेंगे और जो उसको नियमों में राज्य सरकार निहित विहित करे, मतलब जैसा कि नियम बना के बताया कि किस प्रक्रिया से आप शपथ लेंगे। अब राज्य सरकार ने एक नियमावली, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम तो है ही है, लेकिन उसके साथ उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली भी है और उस नियमावली के धारा 86 में ये व्यवस्था दी गई है कि कैसे शपथ लेंगे। अब वो शपथ क्या क्या है कि उसमें यह है कि जिला अधिकारी एक खंड विकास अधिकारी को या सहायक खंड विकास अधिकारी को या तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को या किसी अन्य अधिकारी को वो नॉमिनेट करेंगे, मतलब उनको नामांकित करेंगे कि ये व्यक्ति लोग, इसमें से कोई भी या अन्य व्यक्ति भी वो जिलाधिकारी नामित करेंगे कि वो उस उनको शपथ दिलावे, प्रधानों को, ग्राम प्रधानों को और पंचायत सदस्यों को। और ये स्थान और कहाँ ये होगा ये सब नियत करेंगे, वो जो अधिकारी होंगे वो नियत करेंगे कि किस स्थान पे और किस दिन और किस शपथ होगा, ये वो समय और स्थान वो नियत करेंगे जिनको शपथ दिलाना। ये व्यवस्था है और शपथ का एक प्रारूप है जिसको वो शपथ दिलाएंगे। अब ये इसमें सरकार ने इस बार इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो व्यवस्था बनाई, मैंने नियम और बता दिया, इसमें यह है व्यवस्था, अधिनियम के अंदर ये व्यवस्था है कि अगर कोई प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है उसके अनुसार अगर कोई ग्राम पंचायत में प्रधान या उसके सदस्य उसको अगर शपथ नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि उनका पद रिक्त हो गया। अब देखिए, ये थोड़ा सा कानूनी बात में हम बता दे रहे हैं, माना जाएगा कि असल प्रक्रिया के हिसाब से नहीं लेते हैं तो रिक्त माना जाएगा। तो अभी ये व्यवस्था है अधिनियम में और नियमावली में। राज्य सरकार इस बार ये व्यवस्था कर रही है कि कोरोना के कारण कि अभी तक जितने शपथ होते थे वो क्या होता था, ब्लॉक पर पहुंच जाते थे लोग, प्रधानों को और पंचायत सदस्यों को, और ब्लॉक में एक बीडीओ साहब चाहे एडीओ साहब जो भी बैठे रहते थे वो लाइन में खड़ा करा के उनको शपथ एक बार 10-15 आदमी जैसा भी हो शपथ दिलाते थे और हस्ताक्षर करते थे। अब ये बात उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं हो, इस बार वर्चुअल शपथ होगा। वर्चुअल का मतलब यह है कि ऑनलाइन, जैसे वो चाहे तो लैपटॉप पे होगा या व्हाट्सएप पे होगा या जैसे भी उन्होंने व्यवस्था भाई, मतलब ऑनलाइन होता है वर्चुअल शपथ करने का। यानी वो बीडीओ साहब या एडीओ साहब वो लोग ब्लॉक पर नहीं बुलाएंगे क्योंकि ब्लॉक पर उनको डर है कि कोरोना के नाते बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि शपथ लेने वालों के साथ बहुत उनका
समर्थक भी आएंगे और हजारों हजार की संख्या में भीड़ होगी और कोरोना फैलने का डर है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब ये इसके अनुसार उन्होंने ये निर्देश दिया कि अब गांव में ही वर्चुअल शपथ होगी, यानी कि प्रधान और सदस्य उसके कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने बैठेंगे या खड़े होकर शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद वो शपथ के प्रोफार्मा पर दस्तखत करेंगे और दस्तखत करने के बाद वो उनको दे देंगे और वो फिर वो जमा हो जाएगा, ले जाके जिला पंचायत अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के यहाँ जमा हो जाए। ये व्यवस्था उन्होंने दी। अब देखिए, पहले तो ये हम वर्तमान व्यवस्था बता रहे हैं, अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये कितना त्रुटिपूर्ण है। यही नहीं, जो पहले पंचायती राज के अधीन में यही व्यवस्था बना रहा है और कितना ये गांव पंचायतों का एक माहौल भी उड़ा रहा है। गांव पंचायतों को किस तरह से वर्तमान व्यवस्था माहौल बनाना है, इसकी जगह हम ये बताएंगे कि अगर गांव सरकार की व्यवस्था रहती तो कैसे शपथ की हम लोग व्यवस्था करते और वो कितना भव्य और कितना सुंदर व्यवस्था होती और किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती। चलिए, अब इसी व्यवस्था पर जो ग्राम पंचायत की जो वर्तमान व्यवस्था है, पहले तो इसमें जो चर्चा हम करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, मुझे इस तरह से संदेह है कि ये प्रक्रिया कानून के सामने जो वर्चुअल इन्होंने शपथ के लिए बात कही है कि वर्चुअल शपथ दिया जाएगा, ये कानून के सामने ठहर भी पाएगी कि नहीं ठहर पाएगी। क्योंकि देखिए, जो व्यवस्था है ना अधिनियम ये है कि ये जो शपथ लेंगे वो जो अधिकारी विहित किए जाएंगे, जो अधिकारी होंगे जिनको कलेक्टर साहब नॉमिनेट करेंगे, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, तहसीलदार हो, न्याय तहसीलदार हो, उनके समक्ष ये शपथ होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो जब शपथ हो जाएगा तो उसके बाद वो हस्ताक्षर करेगा आदमी जो शपथ लेगा और शपथ देगा हस्ताक्षर तो उनके समक्ष होगा। अब पहला तो मुझे संदेह इस बात का होता है कि ये आप वर्चुअल कर रहे हैं, वर्चुअल समक्ष तो हुआ नहीं। आप मोबाइल पे और चाहे लैपटॉप पे आप अपने गांव में लोग बैठे हैं और वो यहाँ से आप शपथ दिला रहे हैं, तो ये वर्चुअल तो मैं समझता हूँ कि एकदम समक्ष तो नहीं हुआ। हाँ, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन को इसकी मान्यता जब तक नहीं होगी तब तक इस तरह के शपथ लेने से क्या वो कानूनन की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। और लिखा है कि अगर उस प्रक्रिया के अनुरूप अगर नहीं शपथ दिया जाता है तो प्रधान पद का रिक्त माना जाएगा। अब ये सवाल जब शपथ के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग उठाएं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया बना रहे हैं नियमावली में, ये कानून में तो लिखा है समक्ष और नियमावली में प्रक्रिया दी गई है। समक्ष शब्द का क्या मतलब है, इसको आप कानून में तो संशोधित किया नहीं आपने। पंचायती राज अधिनियम के 12 अंग में ये जो अड्ढों में जो लिखा है समक्ष का मतलब है कि क्या वर्चुअल भी हो सकता है। यह आपने अधिनियम में ऐसा संशोधन तो किया नहीं। उसी तरह से नियमावली में भी ऐसा कोई संशोधन इस तरह के आया नहीं। ये तो आपने शासनादेश जारी कर दिया कि हम वर्चुअल करेंगे। अगर कल कोई इन सारे मामलों को लेकर हाईकोर्ट जाता है, वो कहता है कि ये तो शपथ का जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया तो ना अधिनियम में दी गई है और ना नियमावली में दी गई है, तो ये एक विवाद पैदा हो सकता है। अब इसको सरकार, इसको मैं समझता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को अगर समझी होगी, अगर नहीं समझी होगी तो उसे अभी भी समय समझ लेना चाहिए और इस समझ के तब कदम उठाना चाहिए। अन्यथा पता लगा कि आपने पूरे 58 लाख प्रधानों को शपथ तो दिला दिया, 58 लाख कुछ है और करीब 7 लाख के सदस्य हैं, शपथ तो दिला दिया और सारे शपथ की जो प्रक्रिया है वो सब की सब अयोग्य है। और इतने नहीं अयोग्य हो जाएगा, अगर शपथ की प्रक्रिया गलत मान ली गई तो ये सारे चुनाव जो हैं वो समझ लीजिए अवैध मान ली जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर शपथ ठीक से नहीं हुआ उसकी प्रक्रिया के हिसाब से तो वो पद रिक्त माने जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे पद जिनको कि आप शपथ दिलाएंगे 57,000 समथिंग प्रधान और करीब 7 लाख के आसपास पंचायत सदस्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पद रिक्त मान लिए जाए
और फिर जो इतना मुश्किल से चुनाव का पूरा हुआ है वो फिर से चुनाव कराना पड़े। तो ये एक वैधानिक दिक्कतें आ सकती हैं, और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के अधिकारी इस बात को नहीं समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि समय है, उसको आप समझ के उसमें संशोधन करके ये प्रक्रिया को अपनाइए, और नहीं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेते हैं। अब आप मैं दूसरी बात, जब दूसरा जो भाग मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए गांव सरकार रहती, गांव सरकार, तो हम इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाते। हम जिस गांव सरकार की बात करते हैं उसमें तो ये सब दिक्कतें ही नहीं आती। उसमें तो गांव सरकार का जो व्यवस्था होती, उसमें गांव के पहले ही से व्यवस्था करती कि गांव में जब भी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो, पहले तो वो गांव के चुनाव की प्रक्रिया भी गांव वाले ही पूरी करते। उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि जो राज्य सरकार चुनाव कराती है और ताम झाम पैदा करती है, कि कोई जरूरत नहीं थी। गांव सरकार की जब व्यवस्था होगी तो गांव सरकार के लोग ही, हर गांव के लोग ही अपना प्रधान, ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव कर लेंगे और बड़ी सुविधा से करा लेंगे। वो अलग हमसे विषय विस्तार से चर्चा करें। अब मान लीजिए ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाते, पंचायत प्रधान के और सदस्यों के, तो गांव पंचायतें क्या करती, ग्राम पंचायतें इस प्रकार की व्यवस्था करती कि वो एक दिन निश्चित करती, और निश्चित करने के लिए वो खुद तय करती कि हम अधिनियम में व्यवस्था रहती कि इनको शपथ दिलाएगा कौन, उसी में व्यवस्था होती है। और शपथ दिलाने के लिए देखिए, अभी शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाने का ये मतलब है कि शपथ दिलाने में जैसे राष्ट्रपति का, वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है राज्यपाल, हेड है ना, मतलब देश का हेड मुखिया है राष्ट्रपति, देश का मुखिया है राज्यपाल, ये लोग शपथ दिलाते हैं। अब व्यवस्था ये भी है कि अगर राष्ट्रपति है तो उनके लिए जो न्यायपालिका का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, और यहाँ के लिए राज्यपाल को चीफ जस्टिस यहाँ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो जो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति है वो एक तरह से शपथ लेने वाले व्यक्ति से बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि आप यहाँ प्रधानों को जो शपथ दिला रहे हैं, इन प्रधानों को आप शपथ दिला किसे रहे हैं? इनकी व्यवस्था में करें एडीओ पंचायत या नायब तहसीलदार या बीडीओ या तहसीलदार। अब बताइए कि ये एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। ये कोई भी व्यक्ति कोई संवैधानिक व्यक्ति तो नहीं है। देखिए, जब मुख्यमंत्री को आप शपथ दिलाते हैं या प्रधानमंत्री को दिलाते हैं तो उनको शपथ दिलाने वाले भी संवैधानिक व्यक्ति ही होते हैं। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री भी एक संविधान से बना हुआ व्यक्ति है, ये राज्यपाल भी संवैधानिक व्यक्ति है, मुख्यमंत्री भी। जो लोग शपथ लेते हैं वो सब के सब संवैधानिक व्यक्ति ही है। कोई सरकारी व्यक्ति उनको शपथ नहीं दिलाता है। ये समझ लीजिए कि जो लोग इन लोगों को शपथ दिलाने की समझ, इसमें क्या है, इसमें प्रधान क्या है, आपका एक संवैधानिक व्यक्ति है। प्रधान के सदस्य क्या है, वो भी संवैधानिक व्यक्ति है। और इनको शपथ कौन दिला रहा है? एक सरकारी कर्मचारी। और सरकारी कर्मचारी भी कौन दिला रहा है? एडीओ बीडीओ पंचायत। तो ये व्यवस्था देखिए, एक संविधान के ऊपर आप सरकारी तंत्र को थोप रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किस तरह से गांव पंचायतों को आपने सरकार का गुलाम बना कर रखा है। तो अब इसका ये व्यवस्था आपने बनाई। इसका ये व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतें जब ग्राम सरकार बनती तो शपथ दिलाने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो प्रधान था, पिछला प्रधान था, जो पहले पिछले प्रधान थे, वही प्रधान रहते, और क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर रहते थे, वही हर गांव में जैसे चुनाव हो जाए उसके दूसरे दिन तीसरे दिन पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित करके गांव सभा के समक्ष, पूरे गांव के लोगों के समक्ष एक आयोजन के रूप में, और पुराने प्रधान सबको शपथ दिलाते और अपने सामने वो हस्ताक्षर करा के, और सबको अपना एक शपथ संविधान के अनुरूप हो जाता। तो वो भी एक संवैधानिक व्यक्ति होता, क्योंकि प्रधान जब तक
दूसरे प्रधान को जिम्मेदारी नहीं देता तब तक वो प्रधान बना हुआ। ये तो अलग बात है कि आपने इस बार सबको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके उनका कार्यकाल खत्म कर दिया, लेकिन वो तो संवैधानिक रूप से तो वो जब तक रहता उसके पहले चुनाव रहता। जब गांव सरकार के तो पहले समय बीतने के पहले चुनाव हो जाते और जिस दिन समय पर्याप्त खत्म होता उसके पहले तब तक वो प्रधान अपना शपथ दिला के और संवैधानिक व्यक्ति के द्वारा ही शपथ होता। क्योंकि ये आप देखिए, ये जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं ना, उसको तो आपने दृष्टि में रखा नहीं, वो तो आपने समझ लिया कि विभाग है। तो ये जो विभाग के रूप में जो आप चला रहे हैं, ये आपकी ये जो दिक्कतें जो विभाग के रूप में गांव पंचायत को आपने चला रहा है, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और यही दिक्कतों के नाते ये आपके सामने ये दिक्कतें आ रही। अब आप बताइए कि ये कितना आसान और कितना सुंदर होता अगर गांव सरकार में की व्यवस्था में इस तरह शपथ होता। तो गांव में इस समय का ये 2 मई को चुनाव हो गए। अगर गांव पंचायतें रहती तो क्या, गांव सरकार रहती तो क्या होता? 2 चुनाव हो गए, 3 को हो जाता, 3 को पूरी व्यवस्था 3 तारीख को। तो 3 तारीख को हो जाता कि नहीं हो जाता? तो 3 को वो चुनाव का या 4 को, जब भी उनको अगर सुविधा होती उस हिसाब से वो चुनाव हो जाते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गांव पंचायत के में ये जो अगर व्यवस्था हम करें गांव सरकार की, तो आपने देख लेना कि तुलनात्मक, एक तो ग्राम पंचायत और एक गांव सरकार। गांव सरकार में हम शपथ देने का व्यवस्था ये करते, और ये जो गांव पंचायत का जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है गांव सरकार की, उसकी हम ये व्यवस्था देते। और ये गांव पंचायत की जो व्यवस्था देखिए, बिल्कुल ये गैर संवैधानिक भी हो सकता है। और ये जो प्रक्रिया जो बना रखी है आपने पंचायती राज अधिनियम में, ये भी एक तरह से गैर संवैधानिक है और इस प्रक्रिया को ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें कोई गरिमा भी नहीं। अभी बड़ा ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम सारे के सारे लोग यहाँ से जाएं, लोग गांव में, गांव से अपने गांव से ब्लॉक पर, और वहाँ सरकारी कर्मचारी किस तरह से उनके साथ करते हैं, लाइन में खड़े हो, यहाँ बैठो, वहाँ करो, आ जाओ। मतलब जो ये गरिमा होती है, एक संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उसका निर्वाह नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, गांव सरकार के महत्व को समझिए। आपने सिर्फ एक शपथ लिया। अब एक बात और कहूँगा कि शपथ का एक आपको एक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि ये जो शपथ लेते हैं ना, ये शपथ है क्या, और गांव सरकार ऐसा शपथ दिलाएगी भी नहीं। गांव सरकार जब बनेगी तो दूसरी ढंग के शपथ दिलाएगी और इसमें भी संशोधन करेगी। इन्होंने जो शपथ लिया, आप जान लीजिए, हम पढ़ के सुना दें किताब से, हमारे पास उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था है, किताब है, और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शपथ लेते कैसे हैं, ये क्या लेते हैं, क्या कहते हैं। अब ये देखिए, लिखा गया है शपथ, मैं शपथ लेता हूं कि मैं सदैव स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्यव्रत तथा पूर्ण निष्ठा रखूंगा, और मैं समस्त प्रकार के लोगों के प्रति न्याय करूंगा, भय और पक्षपात, स्नेह अथवा दुष्कामना के बिना, प्रभावित हुए प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत का सदस्य, न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच, पंच के नाते अपने कर्तव्यों का सच्चाई के साथ पालन करूंगा, अतः ईश्वर मुझे समर्थ है। अब यह बताइए, इन लोगों ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, संविधान के प्रति। अब आप ग्राम ने आपने ये लिख दिया कि जो संविधान में व्यवस्था दिया गया है उसका हम पालन करेंगे, और ये न्याय और ये वो तमाम बातें। तो आपने ग्राम पंचायतें अगर दीजिए कि अब आप संविधान के प्रति क्या काम करेगा, जब संविधान के उनको दायित्वों को दिया ही नहीं आपने। तो ये जो संविधान के प्रति आपने जो लिखा है ना कि संविधान के प्रति, अरे आपको ये लिखना है, गांव सरकार ये नहीं लिखेगी, गांव सरकार लिखेगी कि जब आपने जो भी हमको दायित्व देंगे वो संविधान के प्रति नहीं, संविधान के द्वारा दिए गए सारे दायित्वों, संविधान या विधि के द्वारा दिए गए दायित्वों का मैं ठीक से निर्वहन करूंगा। ये बात तो नहीं लिखी नहीं।
अब ये बात लिखी कि नहीं, तो ये एक तरह से संविधान के जो स्पष्ट लिखना चाहिए ना संविधान के प्रति। अब संविधान उनसे क्या लेना, संविधान के प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तो उनको ये लिखना चाहिए कि संविधान के द्वारा या संविधान के उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो दायित्व ग्राम पंचायतों को या ग्राम प्रधान को और ग्राम पंचायत के सदस्यों को या जो भी दायित्व दिया गया है उसका हम निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, ये दायित्व देना चाहिए। उसका तो उन्होंने शपथ लिया नहीं, काम करना है उनको ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत, और जो विभाग उसका उन्होंने दायित्व नहीं, कहेंगे तो हमने तो शपथ दिया है संविधान। अब संविधान का शपथ तो लेते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, जो संविधान के अंदर अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। यहाँ तो आपने उनको बताया नहीं कि उनका दायित्व क्या है, दायित्व का शपथ नहीं दिलाया। तो इस तरह से देखिए कि मैं इसलिए इस बात को आपके सामने अच्छे ढंग से रखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ग्राम पंचायतों के प्रति कैसी धारणा है कि अरे ये तो बन गया है, इसको बना लो किसी तरह से चाहे, जबकि वह संवैधानिक संस्था है। उसके बिल्कुल विभाग के रूप में बिल्कुल गुलाम, मतलब बस से बदतर रूप में, जैसे नौकर चाकरों को नहीं कहा जाता अरे यार बना दो किसी तरह से, ये सभी रहेंगे लगे रहेंगे, कुछ अपना कुछ खाएंगे कमाएंगे तो चार पैसा इनको, वजह से उसके उपेक्षाहीन भावना के प्रति न संविधान के उनको सरकारों को समझ है कि किस तरह से ग्राम पंचायतें की संस्था को विकसित करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस ग्राम पंचायतों से आप ये सोचते हैं कि आपके देश में ये इतने 70 करोड़ लोग जहाँ इस देश में गांव में रहते हैं उनका भला हो पाएगा, ये संभव नहीं है। बार बार कर रहा हूँ, इस ग्राम पंचायत को ग्राम सरकार बनाइए, जितना जल्दी आप गांव सरकार बनाएंगे कल्याण होगा। और देखिए आपने गांव सरकार नहीं बन पा रही है तो ग्राम पंचायतों ने देख लिया कि कोरोना काल में किस तरह से गांव के लोगों को, किस तरह से उन गांव के लोगों में, अब उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, किस तरह से गांव के लोगों की जानें चली गई, गांव से लोग दर्जनों लोग मरते चले गए। आज एक बात इसी, लेकिन कोरोना की बात आई है तो अब अपनी बात एक बात कहूँगा मैं। देखिए एक चीज़ हुई है कि गांव जो कोरोना काल में क्या हुआ कि लोगों को इतना डर गए या डरा दिया जाए, मैं दोनों बात करता हूँ, मीडिया के द्वारा, उनके द्वारा, देश के में डॉक्टरों के द्वारा, तमाम लोगों ने इस तरह से लोगों को डराया कि जैसे कि हम लोग अगर कहीं बाहर निकलेंगे तो एकदम हमारी जान चली जाएगी। अब इन लोगों ने, मैं नहीं इस पर चर्चा करूँगा क्योंकि डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, और उसी तरह से गाइडलाइन भी हुई और रोज नई नई गाइडलाइनें इशू होती थी। चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि डर के नाते ये हुआ कि हमारे अंदर जो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति स्वार्थी बन गया और हर व्यक्ति संवेदनशील हो गया। यहाँ तक कि अपने जानने वाले जितने लोग थे उनके ना कोई पूछने गया, हॉस्पिटल उनको देखने नहीं गया, किसी तरह से मदद पहुँचाने नहीं गया, और न उनके शव यात्रा में शामिल हुआ, न शव दाह में हुआ, न दाह संस्कार में हुआ। और यहाँ तक कि लोग फ़ोन भी करना छोड़ दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फ़ोन करें तो वो कोई काम हमको बता दें कि भाई हमारी मदद करिए, और हम मदद कहाँ से कर पाएंगे क्योंकि हालात तो मदद करने लायक किसी का नहीं, इन्होंने नहीं हो रहा, और किसी ने मदद करने लायक हालात लोगों को छोड़ा भी नहीं, जो व्यवस्था और गाइडलाइन जारी हुए कि आप किसी की मदद कर भी नहीं सकते। तो एक तरह से हम लोग स्वार्थी और एकदम पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए थे। देखिए हम ठीक है, जान तो हमने स्वार्थी और संवेदनहीन होकर जान तो बचा ली, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए जान बचाना एक बात है, लेकिन ज़िंदगी जीना दूसरी बात है। और ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ता है कि ज़िंदगी देखिए बिना साथ के, बिना लोगों के प्रेम के, मोहब्बत के साथ आपस में सहयोग के ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ये आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, आप देख लीजिए कि ज़िंदगी चलने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसलिए अब तो देखिए कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत लोगों को टीका लग चुका है, और जो नहीं टीका लगवा रहा है मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि आप टीका लगवा लीजिए। अब जब टीका लग जाए, कोरोना समाप्त हो गया, तो एक मेरी प्रार्थना जरूर रहेगी कि भाई देखिए ये जो हम लोग एक पुरानी परंपरा है कि कहीं दुख हो जाता है, कहीं गमी हो जाती है तो हम पूछने जाते हैं, उसको पूछनहार कहते हैं, पूछाहार कहते हैं कि भाई पूछाहार जाके कर लीजिए। तो अब हम लोगों को ये चाहिए कि जो भी अपने, जिन लोगों ने भी अपने को खोया है, बहुत तकलीफ में खोया है, तो उसकी व्याख्या हम अनुभव आप कर सकते हैं कि बहुत लोग किस तरह से जो मरने के पहले जो संघर्ष किया लोगों ने अपने लोगों के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उसकी एक अलग गाथा है, और मरने के बाद जब दुख हुआ वो अलग बात है।
तो जिस तरह से आपने खोया, तो हम लोग का कर्तव्य है कि जब भी समय मिले, अब ये जब समय थोड़ा ठीक हो, आप अगर टीका लगवा लिए हो तो ऐसे लोगों के परिवार में जाइए, उनके साथ थोड़ा बैठिए, जो लोग चले गए हैं परिवार के लोग, उनके बारे में चर्चा करिए ताकि उनका गम कुछ हल्का हो, और आश्वासन दीजिए कि हम आपके साथ हैं, और जो हमसे बन पड़ेगा सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग करने की जो आपकी क्षमता हो, आप आश्वासन तो दीजिए ताकि उनका उस समय तो दुख दूर हो, और इससे उन संबंधों को पुनर्स्थापित करिए। इससे हम जो हमारी जो स्वार्थपना और संवेदनहीनता ये जो आ गई है वो ख़त्म हो गई, और समाज में जो जीने के जो आधार हैं वो फिर से पुनर्जीवित होंगे, और पुनर्जीवित होंगे तो हम समाज को आगे उसी तरह से बढ़ाने में सफल होंगे। तो ये मैं एक आखिरी आपसे ये प्रार्थना है कि अब संवेदनशील बने, लोगों को सहयोग करें, और सहयोग जितना हो सके अपने स्वार्थ में, तो ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी जिएँ और समाज को आगे लेकर बढ़ें। तो मैं बहुत आभारी हूँगा कि अगर आप ऐसा करें, हमसे भी जो जितना जब हमारे जानने वाले जो लोग हैं उनसे जितना पड़ेंगे तो हम जरूर करेंगे। इन शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथी।